डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स के बारे में है, इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू आइस स्केटर्स weighing 60 kg and 80 kg push off against each other on a frictionless ice track. The 60 kg skater gain a velocity of 4 meter per second. Considering all relevant calculation involved, explain how Newton third law apply to this situation. जी, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो आइस स्केटर हैं। जी, तो क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो आइस स्केटर हैं, एक का वेट जो है 60 है और एक का 80 है। वो दोनों पहले रेस्ट में हैं, बाद में उन्होंने एक दूसरे को पुश ऑफ किया है अगेंस्ट ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। ठीक है, तो 60 kg वाला जो स्केटर है उसने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की है, जबकि जो 80 kg वाला है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, या इस तरह से भी हमने इसको पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो स्टेटमेंट लिखी है, लॉ लिख दिया है। सिंस बोथ आर इनिशियली एट रेस्ट ज़ीरो, ठीक है, स्टार्ट में वो रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास इसलिए ज़ीरो आ गया, हमने वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, क्योंकि मोमेंटम बेस कर रहा होता है मैस और वेलोसिटी पे। जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो दैट्स वाई हमने उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो पुट कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर चीज़ें, वो इस साइड की m1 भी गिवन है, v1 भी गिवन है और m2 भी गिवन है, v2 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से जो क्वेश्चन के अंदर हमें चीज़ें दी गई हैं, इंफॉर्मेशन, वहीं से हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हमने m1 पुट किया, ये v1 प्लस m2 हमें गिवन है, v2 नहीं गिवन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 240 आया, 80 यहाँ पे है। 240 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड पे भेज देंगे, वहाँ जाके माइनस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव 240 इस वजह से आया कि 240 इधर हमने दूसरी साइड पे इक्वल टू के मूव करवाया है। अब देखें 80 और v2 जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हमने दूसरी साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड कर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है -3 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, द नेगेटिव साइन शो सेकेंड स्केटर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो सेकेंड स्केटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जिस पे पहला जा रहा है, अगर वो नॉर्थ में, यानी कि वो अगर राइट साइड को जा रहा है, दूसरा लेफ़्ट साइड को मूव करेगा। ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव होता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या था थर्ड लॉ के, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपस में अगर कोलिजन हुई है तो उसका इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। 3.2 है हमारे पास, इनफ्लेटेबल एयर बैग आर इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल एज सेफ्टी इक्विपमेंट इन टर्म ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर बैग ओवर सीट बेल्ट। तो एयर बैग जो हैं उनका क्या एडवांटेज होता है सीट बेल्ट से ज़्यादा, या एक्स्ट्रा क्या एडवांटेज होता है, हमने ये एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। When a car crash, the change in momentum happen rapidly. Airbag increase the time over which this change occur. तो बेसिकली एयरबैग जो हैं वो उस टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं जिसमें ये चेंज अकर हो रहा होता है। ठीक है, तो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि एक लार्ज फोर्स जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए लगेगी, तो उसमें हम प्रोडक्ट फाइंड करते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम का। सिंस फोर्स जो है वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है, अगर हम यहाँ पे हमें बता रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के चेंज इन टाइम के, यानी टाइम का और फोर्स का एक दूसरे से उलट रिलेशन है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो हमने टाइम इंक्रीज़ कर दिया ताकि फोर्स कम लगे। By increasing delta t, the force experienced by the person is reduced, making airbag safer than the only seat belt. तो सिर्फ सीट बेल्ट जो है वो भी कुछ हद तक टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन
जो हमारे पास एयर बैग्स हैं वो ज़्यादा टाइम को कम कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। 3.3 है हमारे पास, इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है जी कि अ हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट। एक हॉर्स ने जो है वो कार्ट को पुल करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और वजह क्या बताई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वट एवर फोर्स आई एग्जर्ट ऑन द कार्ट विल एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन मी, सिंस द नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, देयरफॉर आई हैव नो चांस ऑफ एक्सेलरेटिंग द कार्ट। बेसिक रीज़न वो ये दे रहा है कि अगर जितनी मैं फ़ोर्स लगाऊंगा कार्ट के ऊपर, उतनी ही कार्ट जो है वो मुझ पे फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगी, तो मैं जो हूँ वो कार्ट को तो खींच ही नहीं पाऊँगा जितनी भी फोर्स लगाऊँ। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस रीज़न? वो कह रहे हैं कि ये ऐसा तो होता नहीं है, जब कार्ट को घोड़े खींचते हैं तो खींच लेते हैं, तो इस रीज़न में गलती क्या है? तो बेसिक आपने ये एक्सप्लेन करना है, द हॉर्सेज रीजनिंग इज इनकरेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। जी लेट्स से हम एक टेबल और बुक की एग्जांपल लेते हैं जी। तो लेट्स से ये हमारे पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक जो है वो रेस्ट कर रही है। अब बुक के ऊपर इस टाइम जो है वो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक वेट जो कि ग्रेविटी उससे नीचे की तरफ खींच रही है वेट, और नंबर 2 पे टेबल जो उसके ऊपर उतनी ही ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। अब इस केस में देखें कि दोनों फोर्सेस किस पे लग रही हैं, बुक के ऊपर। तो सेम ऑब्जेक्ट पे अगर तो इक्वल फोर्सेस लगें तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, लेकिन ये जो हमें सिनेरियो दिया गया है इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हॉर्स फोर्स लगा रहा है किस पे, कार्ट पे। अब कार्ट जो है वो फोर्स किस पे लगा रही है, ऑपोजिट हॉर्स पे। अब इसमें दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिन पे ये फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल और ऑपोजिट। ठीक है, अगर डिफरेंट बॉडीज़ पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगें तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाती, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है और ये वाली बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। इस पे फोर्स ने और तरह से इफ़ेक्ट करना है, इस बॉडी पे फोर्स ने और तरह से इफ़ेक्ट करना है। इस पॉइंट को आप 3.1 न्यूमेरिकल में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो आइस स्केटर थे, डिफरेंट वेट था, यानी डिफरेंट बॉडीज़ हैं। अब जब वो कोलाइड किए हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगी है, ठीक है, और इक्वल फोर्स लगाई है। जितनी पहले ने लगाई है दूसरे पे, उतनी ही दूसरे ने लगाई है फर्स्ट पे। न्यूटन के लॉ के मुताबिक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पहले की जो वेलोसिटी थी 60 kg वाले की, उसकी 4 मीटर पर सेकंड उस वेलोसिटी हमें देखने को मिली थी। वहीं पे जो दूसरे की वेलोसिटी हमने निकाली थी वो 3 मीटर पर सेकंड थी। तो अब इक्वल फोर्स ने दोनों के अंदर वेलोसिटी चेंज देखें डिफरेंट किया है, क्योंकि मैसेज डिफरेंट थे दोनों के। तो कैंसल आउट नहीं हुई ये फोर्सेस। ये नहीं हुआ कि पहला जो है दूसरे को जाके टकराया है, उस पर फोर्स लगी है, और दूसरे ने पहले पे लगाई है, तो फोर्सेस कैंसल आउट होगी, क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो याद रखना है, जब डिफरेंट बॉडीज़ पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगती है तो वो कैंसल आउट नहीं होती, सेम बॉडी पे लगे तो कैंसल आउट होती है। इसी तरह एक तो आप ये लॉजिक उसे दे सकते हैं। नंबर 2 पे ये है भी है कि सिर्फ फोर्स ने वो वाली फोर्सेस नहीं लगानी, उसके साथ साथ और फोर्स भी लगा रहा है हॉर्स, जो कि ग्राउंड पे लगा रहा है। ठीक है, ग्राउंड को पुश कर रहा है अपने पैरों से बैकवर्ड, और ग्राउंड रिएक्शन में उसे फॉरवर्ड जो है वो पुश दे रहा है। तो अब यहाँ पे भी देखें डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिन पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और सेम है और ऑपोजिट। अब ये भी कैंसल आउट तो नहीं होती। जब हम वर्क कर रहे हैं, हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं और इक्वल ऑपोजिट फोर्स से हमें वो फॉरवर्ड पुश कर रहा है, कैंसल आउट तो नहीं ना हो रही, क्योंकि बॉडीज़ डिफरेंट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम बॉडी पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगे तो वो कैंसल आउट होती हैं, डिफरेंट बॉडीज़ पे लगे तो नहीं कैंसल आउट होती। तो ये जो फोर्स है ये हॉर्स को पुल करने के लिए कार्ट में उसे हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। 3.4 में पूछा जा रहा है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल ही शी ड्रा द हैंड बैकवर्ड बाय। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि जब एक कैच पकड़ने के लिए कोशिश की जाती है, कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो वो अपने हैंड जो है वो कैच पकड़ते ही पीछे की तरफ खींचता है। उसकी क्या वजह है? अगर ऊपर से बॉल को पकड़ें तो भी नीचे की तरफ को मूव करवाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है फील्डर को? तो ड्राइंग हैंड बैकवर्ड इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉल मोमेंटम इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम हैंड बैकवर्ड की तरफ
पुल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टाइम लगता है जिसमें बॉल जो है हमारे हाथों से टच हो रही है वो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। उसके नतीजे में जो फोर्स हमारे हाथों पे लगती है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है। जैसे कि आपके सामने ये फार्मूला है फोर्स का, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे रिलेशन नज़र आ रहा है कि फ़ोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम से, कि फ़ोर्स इंक्रीज़ होगी अगर मोमेंटम इंक्रीज़ होगा, और इन्वर्स रिलेशन है टाइम से। नीचे है ना डिवाइड हो रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर टाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अब बेसिकली जब हैंड बैक साइड को खींचे जाते हैं तो टाइम जो है, कॉन्टैक्ट टाइम, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि टाइम के ज़्यादा होने से ये फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। तो बैकवर्ड खींचने से हमारे हाथों को चोट कम लगती है, जो फोर्स लगनी है बॉल की वो कम से कम हमारे हाथों पे फील होती है। दिस प्रोटेक्ट द हैंड फ्रॉम इंजरी, और इससे हमारे जो हैंड हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इंजरी से। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 3.5 पे। इसमें पूछा जा रहा है व्हेन समवन जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक, व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द वाटर, एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि अगर कोई बोट से रिवर बैंक पे जंप करता है तो मोस्टली देखा जाता है कि जंपर जो है वो रिवर बैंक पे जाने की बजाय वाटर के अंदर ही गिर जाता है। इसकी क्या वजह है? When the person jump forward, the boat move backward due to न्यूटन थर्ड लॉ। तो बेसिक होता क्या है कि जब हम फॉरवर्ड पुश करते हैं अपने आप को, बोट के ऊपर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड, तो बोट जो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव करती है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस सडन बैकवर्ड मूवमेंट कैन काज द जंपर टू लूज बैलेंस एंड फॉल इनटू द वाटर। अब ये जो सडनली वो बैक को मूव कर गया है, अब ये हमने तो सरफेस के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ऐसे नहीं होता, लेकिन वाटर के ऊपर जो है वो बोट इजीली बैकवर्ड मूव कर जाती है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हमें लगता है कि हम जंप करके पहुँच जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 3.6 है। इसमें पूछा जा रहा है इमेजिन दैट इफ़ फ्रिक्शन वैनिशेज सडनली फ्रॉम एवरीथिंग। वैनिशेज का मतलब है ख़त्म हो जाए, ठीक है, गायब हो जाए। देन द व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। ये तो लेट्स से हमारी डेली रूटीन जो है उससे फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमारे जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हो रही होंगी। वॉकिंग और रनिंग बिकम इम्पॉसिबल, बिकम्स, हमें वॉक करना और भागना जो है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। व्हीकल जो हैं वो मूव और स्टॉप नहीं कर पाएंगी, अगर चल रही हैं तो वो रुक नहीं सकेंगी, और अगर रुकी हुई हैं तो वो मूव नहीं करेंगी। ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू स्लाइडिंग फॉर एवर, ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्लाइड करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। वी कांट होल्ड और ग्रिप एनीथिंग, हम ना तो किसी चीज़ को पकड़ सकेंगे ना होल्ड कर सकेंगे। मशीन्स एंड टूल वोंट फंक्शन, मशीन्स भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो फ्रिक्शन जो है वो एसेंशियल है फॉर मोस्ट डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। इससे यही प्रूव होता है। तो ये था हमारा लास्ट CRQ। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं।